को भी हमें यह चीज़ें बताना पड़ेगी कि अलग-अलग राज्यों से किसान भाई यहाँ आने वाले हैं। तो यह सारी डिटेल अगर हमें मिल जावे, तो उस हिसाब से प्रशिक्षण होगा। और एक चीज़ जो यूजुअली हम लोग प्रशिक्षण से पूर्व लेते हैं, जो भी किसान भाई हैं, वे अपना जो खेती है, उनकी जो फसल है, फसल में जो कुछ प्रॉब्लम्स है और नॉर्मली वो कौन-सा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, उस बारे में भी अगर डिटेल मिल जावे, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशिक्षण के दरमियान कुछ उन विषयों पे भी हम लोग चर्चा कर पाएँगे। तो यह सारी डिटेल मान लो जनवरी महीने का जो पहला सप्ताह है, 7 तारीख या 7 जनवरी से पहले अगर मिल जाए और दादू के माध्यम से मिलेंगी, शरद भैया के माध्यम से मिलेंगी या और किसी के माध्यम से मिलेगी, वह भी चीज़ें हमें आने वाले 1 या 2 दिनों में बता दीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि यह जो दादू ने अभी कहा है, 30 लोग या 32 लोग जो भी हो रहे, तो उनका लिस्ट हमें एटलीस्ट प्रिलिमिनरी लिस्ट कि इतने लोग हैं, यहाँ से है, इतना एक लिस्ट भेज दीजिए। डिटेल्स और बाकी की जो एग्रीकल्चर रिलेटेड डिटेल्स है, वह 7 तारीख तक आ जाए तो भी चलेगा। लेकिन हमें जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में ये सारी चीज़ें जो देना है, तो उसके लिए कम से कम नाम और वह प्रशिक्षणार्थी कौन से लोकेशन से है, यह सारी चीज़ें हमें आने वाले 2 या 3 दिन में मिल जाए, तो दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा, जैसा यह पहला जो प्रशिक्षण है, वह निःशुल्क है, लेकिन आने वाले समय में मान लो किसी भी किसान भाई को प्रशिक्षण अगर करना होवे, तो मिनिमम 20 लोगों का बैच होता है। और जैसा अभी दादू ने जो कहा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के माध्यम से हम लोगों का प्रशिक्षण होता है या प्राइवेट प्रशिक्षण भी स्टार्ट हुए हैं, लेकिन अगर 20 लोगों का बैच होता है, तो हिंदी में यह प्रशिक्षण लेने में दिक्कत नहीं आएगा। सिर्फ इतना ही है कि एक विशिष्ट समय दिया जाएगा और उस समय पे हम लोग प्रशिक्षण ले पाएँगे। तो जैसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के या प्राइवेट ट्रेनिंग के बीच में कुछ न कुछ डेट्स अवेलेबल होती है, तो उस माध्यम से हम लोग अन्य प्रशिक्षणार्थी का प्रशिक्षण भी करवा पाएँगे, लेकिन मिनिमम 20 लोगों का बैच होवे, तो ही वह प्रशिक्षण हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि यह जो सूचनाएँ हैं, यह सूचनाएँ आज के लिए काफ़ी है। और अभी जैसा हम लोग महाराष्ट्र में पिछले 2.5 साल से ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए जो एजुकेशन होता है, नॉलेज बेस्ड एजुकेशन, तो उसका लेक्चर सीरीज चल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले नए साल से 1 तारीख के बाद जो भी शनिवार आएगा, तो यह लेक्चर सीरीज जैसा 1 साल भर का लेक्चर सीरीज हम लोग रिपीट करेंगे, लेकिन लेक्चर सीरीज में किन टॉपिक पे चर्चा होगी, डिटेल डिस्कशन किस बारे में होगा, उसका विवरण आज यहाँ पे प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। और हम लोग इसमें क्या-क्या सीखने वाले हैं, क्या-क्या विषयों पे चर्चा होगी, इन बारे में यहाँ पे आज मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ।
जैसा 2022 में स्लाइड दिख रहा है दादू? जी जी, बढ़िया दिख रही है। ओके, तो 2022 में हम लोगों ने फार्म लेबोरेटरी यानी किसानों की प्रयोगशाला इस विषय में महाराष्ट्र में जो एक मराठी में जो न्यूज़पेपर चलता है, जो न्यूज़पेपर 15 लाख किसान रोजाना खरीदते हैं, पढ़ते हैं, और यह जो न्यूज़पेपर है, यह न्यूज़पेपर जैसा इंटरनेशनल नेशनल पब्लिकेशंस होते हैं और साइंटिफिक या नॉलेज बेस एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के बारे में इस न्यूज़पेपर में सक्सेस स्टोरीज या इंफॉर्मेशन दिया जाता है। और इस एग्रोवन न्यूज़पेपर की वजह से बहुत से किसानों को बहुत अच्छी तरह से उसका लाभ मिला है। और उसी एग्रोवन में हम लोगों ने 2022 में 11 आर्टिकल का एक सीरीज पब्लिश किया था। तो उन्हीं 11 आर्टिकल का एक संक्षिप्त में विवरण कि वह आर्टिकल किस लिए लिखे गए और हर चीज का जो महत्व है, जैसा हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होना चाहिए और मुख्यतः प्राकृतिक खेती होना चाहिए, और प्राकृतिक खेती करने के लिए हम किसानों को एग्रीकल्चर की नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन दे के प्राकृतिक खेती किस तरह की जा सकती है, उस बारे में इन 11 आर्टिकल्स में विवरण किया गया है। और जैसा यह अभी जो आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यह पहला आर्टिकल था। इस पहले आर्टिकल में यह जो एक इनोवेटिव अप्रोच है फार्म लेबोरेटरी का और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में इसका क्या रोल है, किस तरह से यह मॉडल किसानों को लाभदायक हो सकता है, उस बारे में चर्चा की गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि फर्स्ट आर्टिकल में इन चीजों पे किया गया कि फार्म लेबोरेटरी का मतलब क्या है, फार्म लेबोरेटरी क्यों जरूरी है। आज जिस तरह से केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के वजह से जो दिक्कतें आ रही है, उस दिक्कत से छुटकारा मिलने के लिए हमें प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। और लेबोरेटरी में कौन सी मशीनरी लगती है, कौन सी फैसिलिटीज लगती है, किस तरह किसान भाई अपनी अपनी प्रयोगशाला शुरू करके उनका जो सक्सेस स्टोरीज है उस बारे में भी चर्चा किया है। सेकेंड आर्टिकल में अगर हमें प्राकृतिक खाद बनाना है, और विशेषतः यहाँ पे हम लोग मेनली फोकस कर रहे हैं प्राकृतिक खाद बनाना है। जैसा हम लोग कहते हैं कि खाद के साथ में दवाई भी होना जरूरी है, लेकिन अगर खाद अगर अच्छी क्वालिटी का होवे तो दवाई की जरूरत कम पड़ती है। जैसा हम लोग कहते हैं कि हम लोग हमारा जो यह प्रोग्राम है योगाहार, यानी योग और डाइट, यानी डाइट अगर अच्छा रहेगा उसके साथ में योग रहेगा तो बीमारियां कम होती है। तो उसी तरह जैसा हम हमारे डाइट के बारे में सोचते हैं, तो मिट्टी का डाइट उस बारे में सोचना हमें जरूरी है।
और मिट्टी के डाइट के लिए हमें अलग अलग जो चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं, सारी चीजें जो प्राकृतिक माध्यम से आ सकती है, उन चीजों का विवरण इस सेकंड आर्टिकल में दिया है। और मुख्यतः इसमें किसान भाई के घर में, किसान भाई के खेतों में, किसान जिस गांव में रहता है उस गांव में जो चीजें आसानी से उपलब्ध होती है, उन चीजों का उपयोग करके यह प्राकृतिक खाद बनाने का जो विधि है और कौन सी चीजें यूज करके हम लोग प्राकृतिक खाद बना सकते हैं, उसका विवरण इस दूसरे आर्टिकल में दिया है। तीसरा आर्टिकल जो इस सीरीज में दिया गया था, उसमें ट्राइकोडर्मा जो फ्रेंडली फंगस है, जो फफूंद है, जो खेती के लिए बड़े पैमाने पे उपयुक्त होती है, तो उस ट्राइकोडर्मा का अगर प्रोडक्शन खेत में ही करना है तो उस विषय पे तीसरा आर्टिकल दिया गया था। और इस ट्राइकोडर्मा या सूक्ष्मजीव का या इस फंगस का विवरण करने के पीछे यह रीजन था कि सूक्ष्मजीव या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वे सिर्फ खेती के लिए ही नहीं, तो हर लिविंग सिस्टम के लिए, यानी मैं जैसा कहता हूं कि आज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए अलग अलग माध्यम होना जरूरी होता है। जैसा हम लोग आज गोमाता के माध्यम से, बकरी के माध्यम से, पंछियों के माध्यम से या फ्रेंडली इंसेक्ट के माध्यम से हम लोग खेती कर सकते हैं, लेकिन ये सारे जो माध्यम है, यानी प्राणी यानी पशु होवे, पंछी होवे या कीड़ी होवे या इंसेक्ट होवे, इनके माध्यम से जो कुछ भी होता है, लेकिन वह होने के पीछे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल सबसे बड़ा होता है। और उसी लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरी दुनिया भर में सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पे जिसका उपयोग किया गया, उस सूक्ष्म जीव के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन 3 अलग अलग आर्टिकल्स के माध्यम से दी गई है। तो पहला यह जो आर्टिकल था ट्राइकोडर्मा का, उसमें ट्राइकोडर्मा किस तरह खेत में ही किसानों की प्रयोगशाला में कैसा बनाए, उसके बारे में विवरण था। उसके बाद में जिस तरह हम लोग कमर्शियल लेबोरेटरी में ट्राइकोडर्मा बना सकते हैं, उसी तरह फाइनल प्रोडक्ट यानी आप फिनिश्ड प्रोडक्ट भी आप किस तरह किसानों की प्रयोगशाला में ही यह बनावे, उसका पूरा विधि इस आर्टिकल में दिया था। और उसके बाद वाली जो आर्टिकल थी, उस आर्टिकल में इस ट्राइकोडर्मा के जो अलग अलग एप्लीकेशंस है, यानी ट्राइकोडर्मा जितने भी अलग अलग तरह के क्रॉप सिस्टम है और मोस्टली इंडिया में या इवन ग्लोबली जो मेजर क्रॉप सिस्टम्स का प्रोडक्शन होता है, उसमें जो अलग अलग तरह की बीमारियां आती है, उन बीमारियों का इलाज कैसे किया जा सकता है और ट्राइकोडर्मा का उसमें क्या रोल है। और मुख्यतः सिर्फ जैसा एक यह जो ट्राइकोडर्मा जो फंगस है, जिसे हम फ्रेंडली फंगस कहते हैं, वह फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, यहां तक कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी, वेस्ट डिकम्पोजिशन, पेस्टिसाइड डिग्रेडेशन, ऐसे अलग अलग इसके एप्लीकेशंस इस आर्टिकल में दिए गए। और जो अलग अलग तरह की बीमारियां आती है, जैसा हम लोग चने की खेती करते हैं और चने में फ्यूजेरियम का इन्फेक्शन होता है, हम लोग धान की खेती करते हैं तो धान में अलग अलग तरह के फंगल इन्फेक्शंस होते हैं,
तो इन इन्फेक्शंस को किस तरह ट्राइकोडर्मा कंट्रोल करता है, इस बारे में इस आर्टिकल में विवरण दिया गया। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि ट्राइकोडर्मा सिर्फ फंगिसाइड का काम नहीं करता है, उसके अलावा इंसेक्टिसाइड, यहां तक कि फॉस्फेट सोल्यूबलाइजेशन करा के प्लांट ग्रोथ में बहुत अच्छा रोल होता है। और आज जो हम सभी लोग पेस्टिसाइड फ्री या सेफ क्रॉप के बारे में हम लोग सोचते हैं, तो पेस्टिसाइड का डिग्रेडेशन, उसमें भी ट्राइकोडर्मा का बहुत बड़ा रोल है। और जो वेस्ट की प्रॉब्लम आज दुनिया भर में है, उस वेस्ट का कन्वर्शन फर्टिलाइजर में कैसा किया जाए, उस बारे में भी ट्राइकोडर्मा बहुत उपयुक्त है। और इन सारी चीजों के लिए, इन सारी विषयों पर हम लोग आने वाले साल में 2025 में हम लोग डिटेल में डिस्कशंस करेंगे। और उसके बाद में गौ माता, जैसा फर्स्ट टाइम महाराष्ट्र स्टेट में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया गया है। यानी यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली गौ माता के माध्यम से खेती, यह बहुत बड़ा एक कदम महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने उठाया। और मुझे ऐसा लगता है, जैसा हम लोग यहाँ कहते हैं कि गो आधारित खेती, तो गौ माता का जो रोल है कि गौ माता हमें क्यों चाहिए, सिर्फ जमीन की इम्प्रूवमेंट ही नहीं, तो हर तरह के फसल में जो प्रॉब्लम्स आती है, उन सब विषयों पे गौ माता का क्या रोल है। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने कहा कि सूक्ष्मजीव महत्व के है, लेकिन उन सूक्ष्मजीवों का माध्यम गौ माता सबसे बड़ा एक यहाँ पे रोल प्ले करती है। और गौ माता के माध्यम से हमें जो गोमूत्र मिलता है, गौ माता के माध्यम से हमें जो गोबर मिलता है, गौ माता के माध्यम से जो दूध, और दूध के माध्यम से जो हम दही और छाछ बनाते हैं, इन सभी चीजों का मिट्टी सुधारने के लिए जो लाभ मिलता है, उस बारे में इस आर्टिकल में चर्चा की गई है। लेकिन आने वाले समय में, जैसा मैंने कहा है कि ये आर्टिकल्स हम लोगों ने 2022 में लिखे, लेकिन उसके बाद में बहुत सी अलग अलग और इम्प्रूवमेंट है। बहुत से पब्लिकेशंस के माध्यम से गौ माता किस तरह मिट्टी सुधार में और एग्रीकल्चर, और स्पेसिफिकली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए किस तरह मदद कर सकती है, उस बारे में आने वाले साल में हम लोग चर्चा करेंगे। और सिर्फ गौ माता ही नहीं, तो अन्य जो पशुधन है, जैसा अन्य जो पशु होते हैं, पंछी होते हैं, यहां तक के कि जो मित्र कीड़े होते हैं, जैसा हमारे खेतों में 99% जो कीड़े होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, वे लाभदायक होते हैं। सिर्फ 1 या 2% कीड़ों का ही हमें दिक्कतें आती है। तो उसी तरह जैसा गौ माता का उपयोग होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, तो अन्य पशुधन का, पंछियों का या अन्य सजीव सृष्टि का किस तरह उपयोग हो सकता है, उस बारे में इस आर्टिकल में विवरण किया गया। और मुख्यतः जैसा गौ माता है, भैंस है, बैल है, या सुअर है, या अन्य पंछी है, इनसे जो हमें ड्रॉपिंग्स मिलते हैं, यानी जैसा काऊ डंग है, गौ माता का गोबर है, भैंस का जो गोबर है, इसमें अलग अलग तरह के सूक्ष्म जो कौन से मिलते हैं, उस गोबर में और न्यूट्रिएंट्स क्या क्या मिलते हैं, जैसा
प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, अमाइनो एसिड्स है, फैटी एसिड्स है। तो ये सारी चीजें जो गोबर के माध्यम से मिलती है, उसके बारे में भी हम लोग आने वाले साल में चर्चा करेंगे। और इन सब पशुओं का जो उपयोग खेती के लिए होता है, जो अलग अलग सक्सेस स्टोरीज है महाराष्ट्र में, पूना जिला होवे, अहमदनगर होवे, वाशिम होवे, या विदर्भ में के अभी जो 11 के 11 जिला है जहाँ पे इन सब विषयों पे काम चलता है, उस बारे में हम लोग आने वाले साल में चर्चा करेंगे। उसके बाद जैसा मैंने कहा है कि पशुओं का महत्व है, उसी तरह वनस्पतियों का भी बहुत बड़ा महत्व है। अलग अलग जो प्लांट सिस्टम है, जैसा एक एग्जाम्पल दिया जाए तो जो नीम का पेड़ होता है, तो नीम के पेड़ के माध्यम से हमें अलग अलग तरह के मेटाबोलाइट्स मिलते हैं। उसी तरह जो पौधा मिट्टी पे आता है, उसी तरह जो पौधे समुद्र में उगाए जाते हैं, या समुद्र में जो प्लांट्स या एल्गी होते हैं, स्पेसिफिकली हम लोग सी वीड कहते हैं, तो समुद्र में जो वीड डेवलप होता है, उसके माध्यम से भी हम लोग अलग अलग तरह की खाद खेती के लिए बना सकते हैं। तो उस बारे में भी आने वाले साल में हम लोग विवरण करेंगे। और यह सारी जो आर्टिकल्स हैं, इनका डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। होपफुली 52 आर्टिकल्स का, यानी एक पूरे साल का एक सीरीज रहेगा। और जिस तरह अलग अलग वनस्पति का मैंने कहा है, उसी तरह मिट्टी के अंदर अलग अलग तरह के पत्थर होते हैं। जैसा एक लियोनार्डाइट करके जो चीज मिलती है, उस लियोनार्डाइट जैसे चीजों से जो पोटेशियम ह्यूमेट है और अलग अलग जो चीजें हैं, वह भी हम लोग उनका उपयोग करके खेती के जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने का कोशिश कर सकते हैं। और यहाँ एक चीज और भी होती है कि जैसा हम लोग जीवाश्म कहते हैं, जैसा हम लोग हमारे घर में होम हवन करते हैं, तो गौ माता के गोबर से जो कंडे मिलते हैं, उस कंडे की जो राख होती है, तो उसी तरह अलग अलग चीजों की जो राख होती है, उसमें जो सिलिकॉन और पोटेशियम होता है, उन चीजों का भी खेतों के लिए किस तरह लाभ मिलता है, इन सब चीजों पे हम लोग आने वाले समय में चर्चा करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो वेस्ट हम लोगों के घर में डेवलप होता है, जैसा हम लोगों के किचन में हर रोज कुछ ना कुछ खाने की चीजें एज ए वेस्ट जाती है। उसके बाद खेतों में जो फसल काटने के बाद प्लांट रेसिड्यूज रहते हैं, उन वेस्ट से भी हम लोग खाद बना सकते हैं। उसके बाद जैसा गौ माता का गोबर है, अन्य पशुओं का गोबर है, इन सब चीजों का उपयोग करके बायोगैस टेक्नोलॉजी का जो एक उपयोग होता है, इसके माध्यम से अलग अलग खाद, और उस खाद में अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मेटाबोलाइट्स, यह हम लोग बायोगैस टेक्नोलॉजी से डेवलप कर सकते हैं। तो इस बारे में भी हम लोग विवरण करेंगे। और बायोगैस में कौन सी चीजें डालकर उसका खाद बना सकते हैं, उस बारे में भी नॉलेज बेस्ड एक इंफॉर्मेशन यहाँ दिया जाएगा। और आखिरी जो आर्टिकल, जो 11वां आर्टिकल हम लोगों ने पब्लिश किया था एग्रोवन में, उस आर्टिकल में जो आज सबसे बड़ी दिक्कत है, और यह जो दिक्कत है सिर्फ कोई गांव में सीमित नहीं है, हर जिले में, हर राज्य में, हर देश में एम्प्लॉयमेंट यह सबसे बड़ा इशू होते जा रहा है। तो
एग्रीकल्चर के माध्यम से ही गांव में किसानों के लिए और जो बच्चे शिक्षित हैं लेकिन नौकरी नहीं है उन लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट इसी फार्म लेबोरेटरी के माध्यम से या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट गांव में ही किस तरह डेवलप किया जा सकता है। और जो आज तक का जो सक्सेस स्टोरी है पिछले 6 सालों में जो भी एक्टिविटीज किए गए, एक छोटे से किसानों की प्रयोगशाला के माध्यम से आज 112 या 113 प्रयोगशाला ऑल ओवर महाराष्ट्र, मेजरली 80 से 90 प्रयोगशाला महाराष्ट्र में है और बाकी प्रयोगशाला अलग अलग राज्यों में अच्छी तरह से चल रही है। और इन प्रयोगशाला में जो किसान काम कर रहे उनके यहाँ मेजरली जो पेस्टिसाइड का जो खर्चा था या खाद का जो खर्चा था वो खर्चा किस तरह कम हुआ है उस बारे में ये जो सक्सेस स्टोरी है उसका विवरण रखा जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज है, गवर्नमेंट और ऑफिशियल्स है, उन लोगों के सामने इस कंसेप्ट को किस तरह रखा गया, उन्होंने किस तरह अप्रिशिएट करके इसको सपोर्ट किया है। शुरुआती दौर में हमारे जिला के जिला कृषि अधीक्षक, उसके बाद हमारे जिला के जिलाधिकारी, और आज यह कंसेप्ट आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी उनके समक्ष, यहाँ तक के हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और रिसेंटली अलग अलग तरह के अलग अलग जो लोक नेता है, जो सांसद है, उन सभी के सामने यह सब सक्सेस स्टोरीज रखी गई। और रिसेंटली 10 दिसंबर को हम लोगों ने इस कंसेप्ट का प्रेजेंटेशन महाराष्ट्र के गवर्नर आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी के सामने राजभवन में जाके जो प्रेजेंट किया, उस तरह की जो सक्सेस स्टोरीज है वह भी आने वाले समय में हम लोग प्रेजेंट करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो एक छोटे से देहात या छोटे से गांव से जो काम शुरू हुआ है, आज पतंजलि के माध्यम से या पतंजलि के मदद से हम लोग जर्मनी, नाइजीरिया या अलग अलग देशों के किसान भाइयों तक हम लोग पहुंच पाए। और वह जो सक्सेस स्टोरी है, पिछले 4 या 6 महीने से हम लोग नाइजीरियन जो किसान भाई है, वहाँ के जो ऑफिशियल्स है, उन लोगों के साथ में भी चर्चा कर रहे। और जिस तरह यहाँ महाराष्ट्र में हम लोग मराठी में यह सब विषय चर्चा ले रहे, उसी तरह आने वाले समय में हिंदी में सारे राज्यों के किसान भाइयों के लिए यह प्लेटफॉर्म उपलब्ध किया जाएगा। और इंटरनेशनली इंग्लिश में, जैसा हर संडे मराठी में होता है, हर सैटरडे हम लोग पतंजलि के माध्यम से हिंदी में कर रहे, और आने वाले समय में मंगलवार या गुरुवार, होपफुली गुरुवार, हम लोग इंटरनेशनल मीटिंग्स इंग्लिश में रखेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि हर किसान भाई अपनी आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जो अपनी जनरेशन्स है, जैसा पहले कहा जाता था कि अगर हमें खेती अच्छे से करना है तो उसको नॉलेज बेस होना चाहिए, और नॉलेज बेस होने के लिए हमारे परिवार से एक बंदा या एक बंदी हमारे इस खेती का जो अभियान है, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो अभियान है, उसमें जुड़ना चाहिए तभी। क्योंकि अगर हम लोग कक्षा पहली से हमारे घर के बच्चों को यह सब चीजें सिखाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें इस चीजों में इंटरेस्ट आएगा। और नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि एग्रीकल्चर
इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए जो हमारी पीढ़ियां है, हमारे जो बच्चे हैं, उनका इंटरेस्ट अलग फील्ड में बड़े पैमाने पे देखा जाता है। यहाँ तक के कि हर माँ बाप यही सोचते हैं कि मेरा बेटा अच्छा डॉक्टर होवे, अच्छा इंजीनियर होवे, या मेरा बेटा वकील होवे, लेकिन कोई भी अपने बच्चों को खेती या खेती इस विषय में डालना नहीं चाहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि खेती के बगैर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो आने वाले जो हमारी पीढ़ियां हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उन्हें भी एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस और एग्रीकल्चर किस तरह आज ह्यूमन हेल्थ में काम कर सकता है, एग्रीकल्चर हर सेक्टर में कैसा इम्पोर्टेंट है, इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल्स हैं, उन बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये हुई है कि 1960 या 1900 यानी 1960s में जो केमिकल खाद, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स किसान भाइयों को यूज करने के लिए कहा गया, और उसी फर्टिलाइजर की आज जो भी दिक्कतें हमें सामने आई है, आज उसी किसान भाई को हम कहते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर की जगह प्राकृतिक खाद यूज होना चाहिए। और बड़े पैमाने पे फर्टिलाइजर यूज होने की वजह से पहले मिट्टी खराब हुई, बाद में पानी खराब हुआ, और आज मिट्टी और पानी खराब होने की वजह से जो हवा है वह प्रदूषित हुई है। और इन सब चीजों का असर आज सिर्फ ह्यूमन हेल्थ पे ही नहीं दिखता है, तो सारी जो सजीव सृष्टि है उन सभी पर इन सब चीजों का विपरीत परिणाम देखने को मिल रहा है। यानी हम लोग देख रहे हैं कि आज दुनिया भर के लोग सॉइल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, और जो ग्लोबल इश्यूज है, यानी यूनाइटेड नेशंस ने कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए हैं, और स्पेसिफिकली 7 पैरामीटर है जो ग्लोबल इश्यूज करके चलते हैं। उन 7 पैरामीटर्स के बारे में भी आने वाले समय में हम लोग चर्चा करेंगे कि ग्लोबली इस प्रॉब्लम्स पे अलग अलग ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यह सारी जो चीजें हैं, इनका जो एजुकेशन है, हमें हमारे आने वाली पीढ़ियों को एग्रीकल्चर के माध्यम से यह सब चीजें दी जा सकती है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत आज ग्लोबल टेम्परेचर, जैसा ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, इस सदी के आखिर तक 1.5 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, उसके लिए बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है, और उसमें भी एग्रीकल्चर का किस तरह मेजर रोल है। इन सब विषयों पे हम लोग आने वाले समय में चर्चा करेंगे। आज इस आर्टिकल सीरीज के माध्यम से जो 2022 में लिखी गई, इसी आर्टिकल सीरीज का उपयोग करके आने वाले समय में एक छोटी सी किताब किसान भाइयों के लिए लिखी जाएगी, एक पॉकेट डायरी बनाई जाएगी, ताकि किसान भाई रेगुलर अगर वह सब चीजें पढ़े, और अलग अलग भाषाओं में बनाने का प्रयास रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले साल में यह किताब भी बनेगी और सभी किसान भाइयों को उपलब्ध कराई जाएगी। आज के लिए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। जी ओम, धन्यवाद। आदरणीय शरद भैया आगे बढ़ाएं और किसानों से प्रश्न आमंत्रित कर लें। जी ओम। जी, बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमें लोगों को प्राप्त हुई है, और हम लोगों के अंदर एक जिज्ञासा है जल्दी से जल्दी हम लोगों को ट्रेनिंग मिले। और हम लोगों का जो 30 का ग्रुप जा रहा है वो पूरा तैयार है। आज हम लोग दादू आधार कार्ड और मोबाइल नंबर और एड्रेस
ये पूरे एक उसमें बना के विधिवत सर के पास भिजवा देंगे। और अगला ग्रुप जो जाना है, वो अगर कोई सदस्य अपनी कुछ बातें रखना चाहते हैं तो वो रखें। उन्हें कोई परेशानी आ रही हो तो हम लोग दूर कर सकते हैं। तो जो अगला ग्रुप जा रहा है, अगर दिनेश सर हों तो उन्होंने एक अपने अतिथि को लाए थे पिछले उसमें, तो उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ से काफी लोग जाने को तैयार हैं। तो इस विषय में अगर उन्हें कुछ जानकारी चाहिए हो सदन से तो वो अभी मिल सकती है। और भी जो 30 लोगों को कोई परेशानी हो तो वो भी अभी चर्चा करें मंच पे, सादर आमंत्रित है। ये 30 लोगों में तो कोई डाउट नहीं है ना, सभी के रिजर्वेशन हो गए हैं कंप्लीट। अभी ऐसा तो नहीं है कोई 30 आदमी में जो कि रिजर्वेशन नहीं हुआ हो और जिसको कोई परेशानी हो। लगभग चर्चा हो गई है सबसे, और रिजर्वेशन हो गए हैं। और वैसे रिजर्वेशन के तत्काल भी किए जा सकते हैं, क्योंकि दिन की जर्नी है, तो उसमें इतनी कोई परेशानी नहीं आएगी, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं। और निश्चित रूप से हो गए हैं। और बाकी के जो सब बेटिंग में हैं, तो बेटिंग वाले को देखा जाएगा। यानी टिकट लगभग हो गई है, चर्चा हो रही है सर जी। हो साधु, जो सेकंड वाला ग्रुप है, अगर वो कुछ चर्चा करना चाहे तो कौन कौन के नाम है, क्या है, तो फिर अपन सेकंड ग्रुप की तैयारी कर में। उसके लिए फोन से उनसे चर्चा हो रही है। अब जितनी भी सहमति मिल जाएगी, है ना, तो फिर नहीं, हम आपसे एक ग्रुप तो है ना जो दिनेश सर ने बताया था, वो तो काफी लोग आना चाहते थे। तो नहीं, उनमें से 2 लोगों ने ही जो है सहमति दी थी, तो उनसे फिर चर्चा नहीं हुई। बाकी के कोई लोगों की ये सहमति नहीं मिली थी। नहीं, 700 आदमी का ग्रुप है ना उनका, जो बोल रहे थे वो। तो ठीक है, आप वो चर्चा करिएगा। वो फिर दिनेश जी ही बताएंगे, उसकी जानकारी मेरे को ज्यादा नहीं है। हो जी वार्तालाप हुई थी। सर आवाज तो सर आवाज आ नहीं रही आप। दिनेश सर, आवाज कट मेरे रहा है। ख्याल से कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम, पानी गिर रहे इसलिए नेटवर्क गड़बड़। जी 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 जी, ऐसे ही लग रहा है सर कि बारिश की वजह से सिग्नल्स कुछ अप डाउन हो रहे हैं। अभी और कोई प्रश्न हो आने जाने की, कोई भी संबंधित नेक्स्ट ग्रुप की अगर संबंधित हो तो दिनेश सर आ रहे हैं जब तक, अगर कोई। जी, अभी सेकेंड ग्रुप के लिए जहां तक मेरी चर्चा हुई है, पहले जो लिस्ट बढ़ रही थी, तो हमने महाराष्ट्र के लगभग 5 लोगों के नाम कम करके, बाहर के लोग आ रहे हैं, उनको ये प्रशिक्षण मिल जाएगा। तो रंजना जी से ये बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि 5 सदस्य मेरे पास हैं। आदरणीय हमारे अजीत सिन्हा जी कुछ लोगों को तैयार कर रहे हैं, और कुछ लोगों के हमारे राजेश ठाकुर जी भी कुछ लोगों को तैयार कर रहे हैं। तो ये लिस्ट जो है 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगी। शाम को मैंने आदरणीय चौहान सर से भी बात कर ली थी इस संबंध में, जिससे कि हम उन्हें स्पष्ट जानकारी दे सकें। तो वो जानकारी हमने उन तक पहुंचा दी है, जिसमें कोई ये शंका या भ्रम नहीं रहे कि भाई पहले वालों को निःशुल्क है और दूसरे वालों को क्या रहेगा। तो हमने सबको बता दिया कि ये अब जो ग्रुप प्रथम के बाद जो आएंगे वो सब सशुल्क रहेंगे। ऐसा उनसे हमने सबको जानकारी दे दी है। जी हो। बहुत अच्छा दादू, और बहुत अच्छी जानकारियां हो गई हैं। और जितनी जल्दी हो सके ट्रेनिंग अपन लोगों को लेनी है। अब बारिश का मौसम आ गया है और फसलें बिल्कुल है और ज्यादा पानी हो रहा है, तो कुछ फंगसों की शिकायत आएगी खेतों में। खासकर चने वाले किसान जो हैं
वो विशेष ध्यान देवें। और इस समय अपना सूडोमोनास का अवश्य स्प्रे कर दें, या गोबर की खाद में मिला के डालना है, या वो सारी चीजें वो करें तो बहुत जरूरी है। और कुछ बादल पानी हुआ है तो इल्लियां भी आएंगी, इसलिए बवेरिया का भी अगर वो डाल देवें तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट है। इल्ली लगने के बाद अगर वो सोचता है कंट्रोल करने का तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अभी से उसको सोचना पड़ेगा। जब अभी इस समय जो अंडे के रूप में रहती है इल्लियां, उनका कंट्रोल बहुत तगड़ा होता है इससे। और अगर कोई भी जो चने की खेती कर रहे हैं खास, उनके लिए उपयुक्त है कि इन चीजों को डाले हो। और गेहूं के खेत में भी अगर उसको माहू का प्रकोप दिख रहा है जड़ों में और पीलापन आया हुआ है, अधिकतर किसान पीला हुआ तो सिर्फ यूरिया से सही करना जानता है। एक अगर खेत थोड़ा सा भी पीला होता है तो वो यूरिया की बोरी लेके दौड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको देखना चाहिए, सतत निगरानी करनी चाहिए अपने खेतों की, क्योंकि इस समय माहू का अटैक आएगा और उसके लिए बवेरिया बहुत अच्छा काम कर रही है। तो वो खेतों में मिला के डाले तो उसके जो पीलेपन हो रहा है वो हट जाएगा। ये महत्वपूर्ण जानकारियां थी। और अभी किसी का हैंड रेस? जी है, हैंडरेज है, मीना जी का हैंडरेज है। हाँ, तो मीना जी जी को आमंत्रित कर ले। आए मीना जी, आप अपना प्रश्न रखें। जी, सदन को प्रणाम। मैं ये कि चने में उपचार रोग लगेगा, तो मेरी प्राकृतिक खेती है, 2 एकड़ में चने हैं, मगर बहुत उगस रहे हैं। उसमें ट्राइकोडर्मा भी डाल दिया मैंने, मगर वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। 1.5 लीटर पर सूडोमोनास एकड़ डालो, आपको सूडोमोनास डालना पड़ेगा सर। बैक्टीरियल फंगस के लिए सूडोमोनास बहुत सूडोमोनास अच्छा मैंने कल काम ही करता लेके आया हूँ। है। हाँ, तो आप डालिए उसको, तो बहुत अच्छे अच्छा, रिजल्ट मिलेंगे फंगस पे जी। आप तुरंत अच्छा, एप्लीकेशन कर गेहूं भी है दीजिए। कुछ अपना प्राकृतिक, दूध पीला पड़ गया कुछ। और ज्यादा मात्रा में आ रहा है तो आप 2 लीटर तक प्रति एकड़ यूज कर सकते हैं। अच्छा, 2 किलो सूडोमोनास। आपने मतलब लिक्विड जी, वाला है या वैसा है? आवाज नहीं आ रही, कुछ पानी ज्यादा गिर रहा है। जी जी, सूडोमोनास जो है आपका, हाँ सर, अब बोलो। सूडोमोनास लिक्विड जी, में है या पाउडर फॉर्म में है? पाउडर फार्म में है जी, पाउडर फार्म में। ठीक है ठीक है, तो आप 1 किलो भैया पाउडर फार्म कितना? में था। ठीक है ठीक, तो आप उपयोग जल्दी कर लीजिएगा, नहीं तो बीमारी बहुत ज्यादा फैल जाएगी। पानी भी तो गिर रहा है जी शरद जी, भैया, पाउडर पानी फार्म में कैसे खाद डालें, मिला पानी के सब में नहीं नहीं गिर है। रहे। पानी में बहुत अच्छा असर करता है वो, थोड़ा सा भी बंद हो गए हाँ जब जी आप जी डाल देंगे। जी जी। हेलो। बहुत अच्छा। और किसी के कोई प्रश्न हो में तो वो hand raise। नहीं तो सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगर इस समय जो खेतों की स्थिति हो रही है वो बारिश की वजह से और नमी ज्यादा होने की वजह से फंगसें ज्यादा फैल रही है। बैक्टीरियल फंगस के लिए 2 चीजें मेन है। अगर आपने खेतों की गर्मियों में गहरी जुताई की हो और जो आपने चना सोइंग करा है वो पालियों पे होना चाहिए, रेज बेड पे होगा तो वो फंगस कम चलती है। और तीसरा, आप उसमें सूडोमोनास का अगर आप उपयोग करते हैं तो उसका बहुत फायदा मिलता है। ट्राइकोडर्मा तो करिए ही करिए, आप सूडोमोनास भी करिएगा तो आपको उसके चने के जो रिजल्ट हैं बहुत अच्छे मिलेंगे। और आप बवेरिया आपका करेंगे तो आपको दीगर जो छोटी मोटी इल्लियां ये वो आने वाली हैं तो वो नहीं आ पाएंगी। और अगर आपके साथ है कि भाई कोई दीमक लग रही है, इस टाइप की कोई चीजें हैं, तो वर्टिसिलियम का भी आप उपयोग कर सकते हैं अपने खेतों में। बहुत अच्छे से इस समय जो मौसम है वो जैविक फंगस फैलाने के लिए और जैविक कीटनाशक फैलाने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। आप देखिए प्रकृति में कितना अच्छा है
कि अगर आप केमिकल डालोगे तो धुल जाएगा, लेकिन एक जैविक फंगिसाइड इतना अच्छा है कि वो आप इस गीले में डाल दोगे तो इतना तेज फैलेगा, जो आपको 5 दिन में रिजल्ट दिखने वाले थे वो 3 दिन में ही रिजल्ट आपको दिखने लगेंगे। इसलिए ये पानी के डर से आप ये मत करिए कि अब पानी का डर है। आप तो जब भी 1-2 घंटे खुला हो तो गोबर की खाद में मिला के पर्याप्त मात्रा में अपना प्रति एकड़ के हिसाब से उसको फेंक दे में, तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट उसका मिलेगा। धूप से इसका नुकसान होता है जैविक फंगस का, लेकिन इस समय बहुत बढ़िया ठंडा मौसम बना हुआ है, जमीन ठंडी है और वातावरण में नमी पर्याप्त है, तो उसका फायदा बहुत अच्छा मिलेगा। अब मैं पवन सर जी को बुलाता हूँ कि वो अपना मार्गदर्शन दे में। जी जी धन्यवाद शरद जी। और आज के सदन की बहुत सुंदर वार्ता कार्यक्रम मिनी योगाहार की तैयारी हो रही है, उसके लिए जो भी उपस्थित होंगे उन सबको अग्रिम शुभकामनाएं। और मुझे आशा है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं भी उपस्थित हो जाऊंगा। तो कार्रवाई हमारी बहुत अच्छी रहेगी और इस 1.5 दिन का, लगभग 2 दिन का जो हमारे पास समय रहेगा डॉक्टर चौहान के पास, उसका हम पूर्ण रूप से सदुपयोग कर पाएंगे, कुछ चर्चाएं हो पाएंगी और अगले दिन गजानन महाराज के समक्ष बैठ करके और फ्रीली बातचीत हो सकती है। ऐसे भी कुछ व्यवस्था आगे हो जाती है तो फिर मुझे लगता है कि कार्यक्रम और भी ज्यादा सफल होगा। इस विषय पर आज डॉक्टर चौहान जो बातचीत कर रहे थे गौ माता के ऊपर, कि महाराष्ट्र में गौ माता को उचित स्थान दिया गया है, तो कल संभवतः मेरी जो बातचीत हुई है वो जो गौ आधारित कैलेंडर एक इन्होंने इनका राजीव शर्मा जी जो अभी पिछले सप्ताह आकर के स्वामी जी से भी मैंने कैलेंडर भी अपना प्रस्तुत किया, और उनका प्लान यह है कि गौ आधारित जितनी भी प्रजातियां हैं इस देश में उनकी प्रदर्शनी इस बार आगामी कुंभ मेले में लगाई जाए। तो मैंने उनसे अनुरोध किया था कि वो इस कल संभवतः कल सवेरे वो इस विषय पर अपनी रणनीति, अपने कार्यक्रम उस बारे में बातचीत करेंगे। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि जितने भी हमारे गौपालक, गौपालन से संबंधित जो भी हमारे पूर्व में भी वक्ता आए थे और जो गौशाला से संबंधित हमारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं या जो हमारे परिचय में हैं, उनको भी इस विषय पर जरूर अग्रिम कार्रवाई दे दें। तो जो आज का बैनर बनेगा उसमें मैंने जो उनका कैलेंडर है वो आगे प्रेषित कर दिया है कि जो कल का जो विषय रहेगा उसको उस बैनर के साथ ही प्रस्तुत करेंगे। तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि इस तरह से हमने अभी जो गौशाला प्रबंधन के ऊपर कुछ माह पहले जो डॉक्यूमेंट बनाए थे वो भी उनको प्रेषित किए हैं, जिससे कि गौ आधारित कृषि पर कार्य करने वाले जितने भी लोग, संगठन, संस्थाएं अपने अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं, कम से कम उनका एक फोरम बनना चाहिए और वो उनको एक मंच पर आकर के छोटे छोटे गौपालकों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी कर सकें और उनके लिए रोजगार के जो साधन हैं गौ आधारित कृषि पर, उसको और ज्यादा अनुभव का आदान प्रदान करें। तो बहुत सुंदर उनकी कुछ कार्यक्रम है, कुछ योजनाएं हैं, कल उसको सुनने का मौका मिलेगा। ये अग्रिम सूचना है और मुझे आशा है कि इस प्रकार से सब लोग आपस में आदान प्रदान करते हुए, जानकारी देते हुए इस चीज को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करें, जिससे कि ये जो समस्याएं हमारे हो रही हैं, जो हम देखते हैं कि गौ माता को हमने छोड़ दिया, तो कम से कम हर एक प्राणी की जो महत्व है, जो भी इस धरती पर आया है, उसको जो जीने का अधिकार है और उसको जो मिलना चाहिए, एक सम्मान मिलना चाहिए, न केवल मानव को बल्कि हर एक प्राणी को, उसको हम देखने का प्रयास करें, उसको आगे ले जाने का प्रयास करें। तो इसी दिशा पर ये कार्यक्रम है और मुझे लगता है कि हम आगे इस तरह से कार्य करते हुए, ऐसे छोटे छोटे कदम उठाते हुए हम चीजों को आगे बहुत आगे की दिशा की तरफ ले जाएंगे। तो आज के लिए तो मुझे बस इतना ही। और यहाँ पर भी बहुत बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा तेज बारिश है।
और लेकिन इससे बहुत दिनों से जो बारिश नहीं हुई थी उसका एक राहत मिल रही है। ठंड बढ़ेगी इससे, लेकिन ठंड भी जरूरी है। तो इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सबको नमस्कार। जी सर, बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण आपके मार्गदर्शन रहते हैं हम लोगों के लिए और आपसे बहुत ऊर्जा प्राप्त होती है। मैं अब मुन्नीलाल सर को बुलाता हूँ कि वो आमे, काफी दिन से उनके कई क्षेत्रों भैया में काम चल रहे हैं। भैया मुझे थोड़ी सूचना देना है मुन्नीलाल कि जो सेगांव की जो जी बातें हुई है, तो सेगांव में वहां पर व्यवस्था हो गई है। हमारे जो साथी है, थोड़ा सा मैं बिसर रहा, देखो नाम उनका, उन्होंने पूरी व्यवस्था अपनी कर दी है। तो सेगांव में तो बिल्कुल चर्चा होगी और हमको समय मिलेगा तो निश्चित ही जैसा कि आदरणीय पवन सर ने कहा है, तो वो वहाँ की सारी व्यवस्था हो गई है। जी हो। जी, बहुत अच्छा दादू, बहुत अच्छा। शरद भैया, मुझे भी एक चीज यहाँ रखनी थी। एक्चुअली आज मैं एरंडा जहाँ अपना प्रशिक्षण होने वाला है, उस प्रशिक्षण केंद्र पे ही आज हूँ। यहाँ पे पिछले सप्ताह से यहाँ प्रशिक्षण शुरू हुए। तो जो ट्रेनिंग सेंटर है, वो जो भी यहाँ उपस्थित है, उन्हें नया जो डेवलपमेंट हुआ है ट्रेनिंग सेंटर का, वो दिखाना चाहता हूँ। जी सर, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। एक्चुअली हम जो किसानों की प्रयोगशाला कहते हैं, यह खेत में ही यह सब चीजें डेवलप की गई है। और यह प्रयोगशाला आप लोग देख सकते हो, और यहीं पे हम सभी का प्रशिक्षण होने वाला है। अभी सुबह में ही 5 बजे हमारे जो गढ़चिरौली जिला है, वहाँ से 21 किसान आए हैं। उनका प्रशिक्षण आज और कल यह होने वाला है। कुछ थोड़ा बहुत रेंज का इशू आएगा अंदर जाते समय, लेकिन यह सब जो फैसिलिटी किसानों के लिए डेवलप की गई है, यहाँ जैसा एक छोटा सा कैंटीन फैसिलिटी, खाने का फैसिलिटी वगैरह होता है। और यहीं पे हम लोगों की खेती भी है। और यह जो प्रयोगशाला है, अभी सुबह 10 बजे से यहाँ प्रशिक्षण शुरू होगा। और यह प्रशिक्षण का हॉल है, जहाँ पे यह सारी चीजें दिखाई प्रेजेंट की जाती है। और यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यह किसानों की जो प्रयोगशाला है, यह प्रयोगशाला भी आप लोग देख सकते हो। और इस प्रयोगशाला में जो फैसिलिटी है, उसके बारे में भी हम लोग जब लेंगे, इन जो की जाएगी। और उसी तरह ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर रहने की व्यवस्था की गई है। और वह भी व्यवस्था यहाँ पे एक्चुअली स्टोर है। और यहाँ पर आप सभी लोगों की व्यवस्था की जाएगी। और यह जो ट्रेनिंग सेंटर है, शुरुआती दौर में महाराष्ट्र गवर्नमेंट का फंडिंग सपोर्ट मिला था, और बाद में हम किसान भाइयों ने एक साथ मिलकर यह इसमें आगे यह डेवलपमेंट हुआ है। जी ओम। बहुत अच्छा सर, और बहुत हम लोगों को जल्दी से जल्दी पहुंचने की इच्छाएं हैं हमारी, और हम लोग कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं पहुंचेंगे। जी, मैं मुन्नीलाल सर जी को बुलाता हूं कि वो आमे और अपनी
जी बहुत सुंदर। और आज का आदरणीय डॉक्टर साहब ने जो प्रशिक्षण सेंटर दिखाया, मौसम भी जो है बहुत ठंडा है और पानी बरस रहा है हरिद्वार से लेके सारे देश भर में। जो समाचार मिल रहे हैं आज युगार के माध्यम से देश भर की मौसम की जानकारी, सारी घटनाओं की जानकारी मिलती रहती है। रोज सुबह चर्चाएं होती हैं आपस में। जैसा आदरणीय शायद वर्मा जी ने बताया किसानों के लिए, अभी कल हम सिलवानी में थे, सिलवानी के कुछ किसान बता रहे थे, कुछ महिला किसान थे, वो कह रहे थे कि हमारे जो है सरसों पीला पड़ने लगा है। उसके लिए आपने बता ही दिया है उपाय, तो उनको जरूर संवाद करके बता देंगे। अभी अपन ने जो भी हम तरुण शर्मा जी, भुवनेश्वर राय जी ने भी उनको मोटिवेट किया है। पानी बरसने के बाद जो कीटनाशक का प्रकोप होगा उसका उपाय कैसे करना है आपने बता दिया है। हम लोग लगातार किसानों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, उनको समझाइश दे रहे हैं। कहीं कहीं जिन किसानों का जो है सरसों ज्यादा मात्रा में हो गया है उसको भी हम लोग खुरपी करके ट्रैक्टर से, और बढ़िया वो हुआ है उसका जो है, अगर उन्होंने सीडड्रिल से बोया है तो उधर उसको आड़ा करके और उसको गैप बनवा दिया है और बहुत अच्छा सरसों हो गया है। तो सरसों की फसल यहाँ नर्मदापुरम में बहुत अच्छी हो रही है, किसान बता रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं। मैं निवेदन करूंगा वी शरद वर्मा जी से कि एक बार जो अभी एक बड़ी ट्रेनिंग होने वाली है, उसमें हम सारे किसानों को जब बुलाएंगे तो उन किसानों को अपन मोटिवेट देंगे ही। केबी के बनखेड़ी जाना हुआ था, वहां पर गर्ग साहब मिले थे, गर्ग साहब से भी लंबी चर्चा हुई। उन्होंने जैसा आदरणीय पवन कुमार जी ने बताया, गौ पालन के लिए वहां जो 120 गाय हैं वहां पे, 120 गाय में उन्होंने जो बताया कि उनका जब घी वहां बन रहा था तो घी की खुशबू पूरे प्रांगण में फैल रही थी। हमने कहा सर यहाँ घी की खुशबू आ रही है? हाँ बोले घी हमारा बनाया जा रहा है। तो देसी गाय का वहां घी तैयार किया जाता है और इतना शुद्ध घी कि 1 किलोमीटर में उसकी खुशबू आ रही थी ये। और 1800 रुपए किलो वो देते हैं, विभिन्न जगह उनके ऑर्डर आते हैं और वो भेजते हैं पार्सल से, इतना। और उन्होंने हमने बताया, पूछा सर के 120 गाय में लागत महीने की क्या होती है, क्या फायदा होता है? उन्होंने बताया कि हमारी लागत और व्यय लगभग लगभग सम है और उसमें हम गाय गौमूत्र और गोबर का कोई लेखा जोखा नहीं रखते हैं। अगर ये रखा जाए तो हम प्रॉफिट में आएंगे लेकिन घाटे में नहीं है। उन्होंने बताया कि हम भूसा ज्यादा नहीं खिलाते हैं और सूखा भूसा ना खिला करके हम साइलेज खिलाते हैं। और आदरणीय शरद वर्मा जी का उन्होंने नाम लिया कि हम जो है साइलेज वहां से मंगा करके और गायों को खिलाया तो हमारी गाय हृष्ट है और दूध भी अच्छा दे रही है। हमने कहा सर अगर ऐसा है तो आपने अन्य लोगों के लिए, प्रेरणा के लिए, सरकार के लिए आपने कुछ ऐसा शरद वर्मा जी को दिया है? बोले हाँ हम अभी लिख के देने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं जहां भी कुछ गौपाल के या डेयरी की बात होगी तो वहां बताएंगे कि साइलेज खिलाने से ही दूध बढ़ता है और गाय के हृष्ट पुष्ट रहती है। तो ऐसा जो है संवाद हुआ वहाँ डीडी नर्मदापुरम में भी चर्चा हुई, वहां भी आपकी साइलेज की और शरद वर्मा जी की चर्चा होती है। जहां भी जाते हैं नर्मदापुरम में निश्चित हमारे जो उत्कृष्ट किसान हैं, चाहे वो राकेश गौर जी हों, चाहे शरद वर्मा जी हो, चाहे मतलब इनकी जरूर चर्चा वहां होती है। रामकृष्ण रघुवंशी हैं। तो मैं चाहूंगा कि जैसा आदरणीय डॉक्टर संतोष चौहान जी का प्रयास है कि हमारे गांव जो है पूरे एक एक गांव, जिला और देश में जो है प्राकृतिक जैविक खेती हो और जो फार्म लैब तैयार कर रहे हैं, इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि नर्मदापुरम भी एक आदर्श नर्मदापुरम बने, एक जैविक नर्मदापुरम बने, एक योगमय नर्मदापुरम बने। इस प्रयास में आप सबके लिए लगे रहें और मेरी यही हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हैं। और महाराष्ट्र सभी लोग पहुंच ही रहे हैं तो निश्चित वहां से सीख करके आएंगे तो और फार्म लैब बढ़ेंगे और फार्म लैब बढ़ेंगे तो ये बड़ी प्रगति जो है प्रगति है अपनी कि किसान स्वयं जो है अपना प्रोडक्ट बना करके प्रयोग कर रहा है। सभी को सादर प्रणाम। ओम। ओम। बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया आपने और बहुत सारी इस समय आप नर्मदापुरम में प्रवास पे हैं और बहुत अच्छी जानकारियां आपके माध्यम से मिल रही हैं। और जिस प्रकार से वहाँ जो
सिलवानी में छोटे छोटे किसान हैं जो गौ की उनके घरों के आगे गौ बंधी हुई है और गोबर का ढेर लगा हुआ है, वो बहुत पवित्र दिखता है आज भी। और आप लोगों के माध्यम से वहां पे सरसों जो लो लहलहाने वाली है, उसकी खुशबू सरसों की चारों तरफ फैलेगी और वहां के किसानों की आय निश्चित बढ़ेगी। ये आपके प्रयास से होने वाला है। और इसी मार्गदर्शन में मैं चाहता हूं कि अगर दिनेश सर हमारे आ गए हों तो वो भी अपनी जो ग्रुप उन्होंने लेके आए थे तो वो ट्रेनिंग के विषय में। जी सर वो शरद जी ये सब हुआ है, ये सिलेक्शन सही होना चाहिए, इस बात को हम कहते हैं। और आगे भी जहां भी जब भी कोई हमारे भाई बहन कोई भी काम अगर जहां करता है उसका सिलेक्शन एरिया का और व्यक्ति का सिलेक्शन अगर ठीक कर लिया तो हमारी हर उद्देश्य पूरे होंगे। अगर सिलेक्शन सही नहीं किया तो हम कितने ही परेशान हो जाएंगे, वो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ये सिलेक्शन आपने कराया उस क्षेत्र का जो लगातार हमें बता रहा है। कल जो महिला किसान है वो जब आदरणीय भुवनेश्वर राय जी से क्वेश्चन कर रही थी तो तब बड़ी प्रसन्नता हो रही थी कि उन्होंने जैविक खेती के बारे में क्वेश्चन किया, उन्होंने एक एक चीज के बारे में जब चर्चा की तो लगा कि किसान कितना जागरूक है और कितना अच्छा लग रहा है। और सभी सभी महिलाएं जो आई थी वो बता रही थी हाँ भैया हमारा सरसों बहुत अच्छा है, फूल आ गया है। और तो इस प्रकार की प्रसन्नता होती है देखने से। तो ये जो चयन हुआ है क्षेत्र का उसके लिए मैं आदरणीय शरद वर्मा जी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने प्रोत्साहित किया जा जाके मेरे साथ अपनी कार लेकर के और जाके मेरे साथ जो चयन किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी प्रकार से हम और भी आगे चयन करेंगे किसानों का और क्षेत्र का जिनको जरूरत है और जो किसान आगे बढ़ के इसमें अपना भाग लें। ऐसे ही किसानों को अपन को चयन करना है। जी हो जी बहुत अच्छा सर। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो आखिरी छोर पे जो किसान बैठा हुआ है, जिसकी छोटी जमीनें हैं, टुकड़े हैं और जो शासन से दूरी है, उनकी दूरी आपके माध्यम से दूर हो जावे और उन लोगों को भी सराज जो शासन की योजनाओं का फायदा मिल जावे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैंने ये क्षेत्र को चुना और इस क्षेत्र के विषय में बताया। मैं कम से कम 10 बार मुन्नीलाल सर जी के साथ इस क्षेत्र का भ्रमण किया और हम लोगों ने देखा है। हम लोग यहाँ गायत्री परिवार से भी जुड़े हुए हैं, तो यहाँ के 52 गांव में हम लोगों के गायत्री सदस्य फैले हुए हैं। तो हमें जो हमारा इटारसी तहसील है, इसके 52 गांव की जानकारियां हमें काफी हद तक रहती हैं कि कहाँ क्या चल रहा है। इससे हमें चुनने में काफी फायदा मिला और हम लोग निरंतर वहां पे जो धर्म परिवर्तन हो रहा है और इन क्षेत्रों में भी काम करते हैं हम लोग। तो वो क्षेत्र में जो वहां जाकर एक कुंडी यज्ञ करना, दीप यज्ञ करवाना, ये सारी योजनाएं हैं और उसी के माध्यम से जैविक की चर्चा भी हम लोग करते हैं। हमारे साथ काफी दादू भी हमारे काफी गए हैं काफी जगह और इस क्षेत्र में काफी अच्छा प्रचार प्रसार हो रहा है। और ये नई योजना जो आई है और जो मुन्नीलाल सर जी की जो टीम पूरा काम कर रही है, जो पतंजलि की टीम है, वो इस क्षेत्र में जो उन्नति ला रही है वो एक मील का पत्थर साबित होगा और बहुत अच्छा वहां का रिजल्ट आने वाला है। वहां की सरसों का जो शुद्ध तेल जो देशवासियों को मिलेगा वो केमिकल रहित होगा और केमिकल से दूरी वहां की अभी है, क्योंकि वहां गोबर की खाद पर्याप्त है। वहां के घरों में 5 से 10 पशु बंधे हुए हैं और घर का एक सदस्य आज वहां भी उनको जंगल लेके चराने जाता है। ये सारी चीजें वहां देखने को मिलती हैं और बहुत अच्छा क्षेत्र है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और रमेश दादू जी को बुलाता हूँ कि समय हो गया है, अगर वो चाहे तो समापन। जी ओम भैया, जैसा कि एक हैंड रेज है तो सबसे पहले बुला लीजिए। जी जी आदरणीय सिंगोरिया जी। जी 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 सुप्रभात। जी मैंने कल ही बोनी हुई है मेरी चनों की करीब 2 कुंटल की और 6 कुंटल करीब गेहूं बोया है कल और परसों में धान वाले खेत में। तो अभी इसके लिए क्या अपन को सजगता बरतना होगी थोड़ी। ये बारिश हो रही है आपके यहाँ सर? जी बारिश हुई है रात भर, अभी बारिश जमी हुई है बिल्कुल। तो अभी बहुत अच्छा है। अभी आप ये ट्राइकोडर्मा भी फेंक दे में और चने में जी जो जी है वो सूडोमोनास और दोनों जी चीजों का आप अलग अलग डाल दें में गोबर की खाद में मिला के
तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे। और कुछ अगर माहू इल्लिया का अगर प्रकोप लगता है आपको कि आने का है, ऐसे मौसम है, तो आप बवेरिया नहीं भी नहीं, ये आप यूज कर लें। नहीं, कल कल ही बोनी हुई है, कल और परसों में दो कुछ मतलब, और कुछ बोनी है अच्छा मेरी अच्छा, करीब 2 क्विंटल, और कुछ बोनी करीब 1 महीना हो गया करीब, तो उसमें तो चने की सूडो, और गेहूं की। हाँ तो थोड़े जी रूप जी में आप बवेरिया भी थोड़े रूप में डालें, जो मेड़ों में हैं आप डाल दें में, जिससे आगे की जी जी। कोई भी आपको कीटों से लड़ना ना पड़े। और आप इसमें अभी जो है आप ट्राइकोडर्मा और बवेरिया और आपका सूडोमोनास, जी 3 चीजों का आप उपलब्ध है आपके पास। खास करके जी फंगीसाइड अभी आप डाल दें में बहुत, जी 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 ट्राइकोडर्मा डाल दें में और सूडोमोनास चने में। जी जी, धन्यवाद। और अगर उसका पानी भरा हो खेत में सिंगारिया जी, तो पानी का ध्यान रखें, क्योंकि आप बहुत लेट हो गए हैं बोने के लिए, और उसका पानी का ध्यान रखें, पानी ना भरा रहे अभी। जी 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 जी, बिल्कुल। पानी को काट के निकाल दें में, बहुत जरूरी चीज है। जी 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 ओम। आज की कक्षा बहुत ही, हमारी योग की कक्षा भी बहुत अच्छी रही, और जो जानकारी आदरणीय भविष्य की जो जानकारी दी है आदरणीय संतोष सर ने, वो भी हमारे लिए बहुत उपयोगी होगी, किसानों के लिए बहुत उपयोगी होगी। मैंने जो हैंड रेज किया था वो 2 उद्देश्य के लिए किया था। आदरणीय, हम यदि एक तो जिस क्षेत्र की सिलवानी की बात कर रहे हैं वहाँ पर्याप्त मात्रा में गोबर है, और हमारे जो बने सिंह जी आर्य हैं उनके वहाँ पर कुछ बायोगैस के बहुत अच्छे वो प्रयोग कर रहे हैं, उनसे मेरी चर्चा भी हुई थी। तो वो जो वहाँ पर जो बायोगैस लग रहे हैं जो आजकल आ रहे हैं, और ये बात हमारे योगाहार में भी पहले हो चुकी है, शायद वो वहाँ उत्तराखंड से ही कोई सज्जन आए थे जो अपने को इसमें जानकारी दी थी कि हम बायोगैस का, सस्ते बायोगैस जो प्लास्टिक के जो उन्होंने बनाए उसमें प्रयोग करके, तो वो मेरे को ध्यान नहीं है क्योंकि अब मैं डायरी यहाँ पर हूँ तो वो है नहीं। तो यदि हम वहाँ पर सर बायोगैस का करवा सके, और दूसरा जैसे अब हमने बहुत बड़े क्षेत्र में वहाँ पर सरसों लगवाई है, तो थोड़ी सी यदि हम पहले से तैयारी कर लेते और 2-4 यदि मधुमक्खी के वो रखा देते, तो उसका भी एक प्रैक्टिकल हो जाता कि कितना शहद निकलता है और उसका उन्हें अतिरिक्त लाभ होता। क्योंकि अब वो बहुत लगभग वहाँ पर 40-45 एकड़ से भी ज़्यादा क्षेत्र में इसका सोइंग हुई है सरसों की, तो उसका भी एक लाभ मिलता। तो निश्चित रूप से भविष्य में जब हम ऐसे सोचें कि हम ये कर रहे हैं, तो इस बात पर भी जरूर ध्यान होना चाहिए, चाहे वहाँ के संपन्न किसान हैं उन्हें प्रोत्साहित करें, या सामूहिक रूप से प्रोत्साहित करके कुछ 2-2, 4-4 घर के इस तरह से बायोगैस लगवा दें, और इस तरह से वहाँ पर मधुमक्खी की पेटियां यदि हम रखवा देंगे, और चूंकि वो तो वन क्षेत्र है तो वहाँ पर बहुत सफलता मिल सकती है। जी ओम, ऐसा मेरा विचार है। और आज की हमारे आदरणीय संतोष सिंह जी ने, संतोष सर ने जो जानकारी दी वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी हमारे सदस्य जुड़े हैं उनका बहुत हृदय से आभार, और निश्चित रूप से जो भी हमारे सदस्य वहाँ पहुँच रहे हैं वो बड़ी गंभीरता से इस प्रशिक्षण को लेंगे और आगे अपना जो है प्रयोगशाला को आगे बढ़ाएंगे। जी ओम। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद दादू। और आप जो है वहाँ बम्बई चले जाते हैं, इसलिए यहाँ के किसान जो है आपको याद करते हैं। और हमारे बीच में आदरणीय बहन कल्पना खोडले जी बालाघाट से जुड़ी हैं, जिन्होंने योगाहार से प्रेरित होकर के जमीन खरीदी और स्वयं अपने हाथों से जो खेती की है, वो खेती उन्होंने व्हाट्सएप पे डाली थी। देख करके बड़ा मन प्रसन्न हुआ कि देखिए प्रेरणा देखिए और लगन देखिए, उनका समर्पण बहुत है। एक दिन वो अपनी बारे में बताएंगी जो उन्होंने प्रेरणा लेकर के व्यवहार से, और फिर उन्होंने जो खेती की है, प्राकृतिक जैविक खेती की है पूर्णता, और वो फसल आज लहरा रही है। अभी मैंने देखा था, तो ये अभी आज तो समय हो गया है, आगे जो है वो बताएंगे एक आध दिन। और आज मैं आभार ज्ञापित करता हूँ योगाचार जी का, और आज के मुख्य वक्ता आदरणीय हमारे डॉक्टर संतोष चौहान जी सहित
सभी उपस्थित महानुभावों का जो महत्वपूर्ण चर्चा आज हुई है, उसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग इसमें जुड़े। और अब जो है, जो जैसा बोलते हैं ना कि क्रीम, जो आज इस व्यवहार की ये क्रीम है जो जुड़ रहे हैं और महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो लगातार इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। और इसी प्रकार से और भी हमारे जो उत्कृष्ट किसान हैं जो जैविक प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, गौपालक हैं, उनको भी आपस में एक दूसरे को इस कार्यक्रम से जोड़ने का कष्ट करें, ताकि हमारा जो व्यवहार कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो लगातार अपनी प्रगति पर है। और ऐसे लोगों को जुड़ने से उनको जो सुविधा मिलेगी, उनको जो मार्गदर्शन मिलेगा, उनको जो सुझाव मिलेगा, उसका वो लाभ लेंगे। तो आज की यही विराम देते हैं व्यवहार कार्यक्रम को। सभी को साधुवाद, सभी को धन्यवाद, सादर प्रणाम। ओम। ओम।